बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की सिलसिलावार किस्त नंबर 47 आपके सामने पेश खिदमत है। और इसमें हम बयान कर रहे हैं कि भीम सिंह का जो हमला था लसबेला के किले पर, जो कि पहले ही फतह हो चुका था मोहम्मद बिन कासिम के जरिए, तो उस वक्त उसकी फौज की क्या हालत थी, उसके लश्कर की क्या हालत थी। तो दोस्तों, मुसलमानों की फौज पर भीम सिंह की फौज का पहला हमला बहुत जोरदार था और इन्हें एक तंग वादी में चंद कदम पीछे हटना पड़ा, लेकिन प्यादा फौज आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा जमाकर तीर बरसाने लगी तो सिंध के लश्कर की दो हिस्सों में बट गई। एन इसी मौका पर मोहम्मद बिन कासिम ने किले का दरवाजा खोलकर अकब से हमला कर दिया और चंद सवारों के हमरा दुश्मन की सफेद दरम बरम करता हुआ लश्कर के क्लब तक जा पहुंचा। लश्कर के ऐन दरमियान सब्ज परचम देखकर मोहम्मद बिन हारून ने अपने लश्कर को तीन अतराफ से आम हमले का हुक्म दे दिया। जुबैर मोहम्मद बिन कासिम की आनंद के लिए 500 सवारों को लेकर आगे बढ़ा और आन की आन में उसने के साथ आमिला भीम सिंह की फौज बदहवास होकर किले की तरफ हटने लगी। वादी में उठती हुई गर्द ने शाम के धुंधलके के साथ मिलकर आमदे शब के आसार पैदा कर दिए थे। भीम सिंह ने आखिरी बार अपनी फौज की टूटी हुई सफेद मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन जुबैर की तकलीद में मोहम्मद बिन हारून की बाकी सिपाही भी मैदान को साफ करते हुए मोहम्मद बिन कासिम के साथ आ मिले। भीम सिंह की फौज गैर मुनज़्ज़म होकर मुख्तलिफ टोलियों में लड़ने लगी। मुसलमानों के दबाव से कई टोलियां पसपा होकर किले के करीब पहुंच चुकी थी और जब किले के मुहाफिज़ीन पर तीर बरसाने लगे तो वो बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। खालिद तीर अंदाजों की एक जमात के साथ एक टीले से उतरा और नारा तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मन की एक टोली पर टूट पड़ा। बदहवास सिपाही एक तरफ हट गए और खालिद इनकी ताकत में अपने साथियों से अलहदा हो गया। दुश्मन के सिपाहियों ने मौका पाकर इसे चारों तरफ से घेर लिया। अचानक एक सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और इसने अल्लाह अकबर कहकर इस टोली पर हमला कर दिया। खालिद इसकी आवाज पहचान कर चौंका। ये ज़हरा थी। ज़हरा की तलवार यके बाद दिगरे दो सिपाहियों के सरों पर चमकी और दोनों गिरकर खाक में लौटने लगे। एक सिपाही ने आगे बढ़कर ज़हरा पर वार किया। ज़हरा का घोड़ा अचानक बिदका और तलवार इसकी अगली टांग पर लगी। घोड़े ने चंद छलांगे लगाई और डगमगा कर गिर पड़ा। मुसलमानों के दस्तों को करीब आता देखकर भीम सिंह के सिपाहियों ने मैदान का यह हिस्सा भी खाली कर दिया। खालिद भागता हुआ ज़हरा के पास पहुंचा और घोड़े के करीब मुंह के बल पड़ी हुई थी। करीब पहुंचकर खालिद के हाथ पांव फूल गए। इसके मुंह से बेवक्त सिसकियां आईं और दुआएं निकली। वो रुका, झिझका, कपकपाया और फिर भाग कर ज़हरा को उठाने लगा। मुआन इसे ज़हरा की पीठ पर खून के निशान और ज़हरा में 2 तीर अटके हुए नजर आए और जिंदगी की तमाम हिस्सासियत सिमट कर इसकी आंखों में आ गई। इसने यके बाद दिगरे दोनों तीर निकालकर फेंक दिए। ज़हरा ने एक झुरझुरी लेने के बाद आंखें खोली और उठकर बैठ गई। खालिद ने चांद की हल्की और फीकी रोशनी में इसका जर चेहरा देखकर कहा, तुम्हें तकलीफ तो नहीं? इसके होंठों पर फाताना मुस्कुराहट के रहे थी। इसने कहा, नहीं, मैंने इन तीरों को महसूस भी नहीं किया। घोड़े से गिरने के बाद मेरा सर चकरा गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैदान का कोई हाल है? मैदान खाली हो चुका है। अल्लाह ताला ने हमें फतह दिया, लेकिन नाहिद कहाँ है? वो किले में है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वो क्या? आप मुझसे खफा तो नहीं? उफ ज़हरा, मुझे नादम ना करो। मुझे अपनी सख्त कलामी का बहुत अफसोस है। वो बोली, नहीं, मैं गलती पर थी। मुझे डर था कि आप शायद वापस ना आए, लेकिन आज मैं देख चुकी हूँ कि इंसान अपनी मौत के मुअय्यन वक्त से पहले नहीं मरता। मैं तीरों की बारिश से गुजर कर मैदान तक पहुंची, लेकिन मैंने महसूस किया कि कुदरत का जबरदस्त हाथ मेरी हिफाजत कर रहा है। मुसलमानों की फौज फतह के नारे लगाते हुए किले के दरवाजे के सामने जमा हो रही थी। खालिद ने कहा, चलो ज़हरा, नाहिद बहुत परेशान होगी। ज़हरा ने उठकर खालिद के साथ चंद कदम उठाए, लेकिन उसे चक्कर आया और वो डगमगाती हुई जमीन पर गिर गई। इसने खालिद से पानी मांगा और खालिद ने इसे गिरे हुए सिपाही की छागल उतारकर इसके मुंह से निगाह दी। ज़हरा पानी के चंद घूंट पीकर उठ बैठी। खालिद ने कहा, ज़हरा, मैं उठा लूं? खून बह जाने से तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ज़हरा ने कहा, नहीं, मुझे प्यास की वजह से चक्कर आ गया था। मुझे फकत आपकी सहारे की जरूरत है।
खालिद ने इसे अपने बाजू का सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ चलने लगी। चंद कदम चलने के बाद उसे नासरुद्दीन की आवाज आई, ज़हरा ज़हरा। और इसने खालिद से कहा, भाई मुझे तलाश कर रहा है, इसे आवाज दो। खालिद ने बुलंद आवाज में कहा, ज़हरा मेरे पास है, इस तरफ। नासरुद्दीन, जुबैर और नाहिद तेजी से चलते हुए इनके करीब पहुंचे। नाहिद ने भागकर ज़हरा को गले लगाते हुए कहा, ज़हरा ज़हरा मेरी बहन, तुम कैसी हो? इसने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन नाहिद ने अपनी उंगलियों पर नमी महसूस करते हुए इसकी पीठ पर हाथ फेरा और चौंक कर कहा, ज़हरा तुम जख्मी हो। भाई नसरुद्दीन, इसे किले के अंदर ले चलो। नासरुद्दीन ने आगे बढ़कर ज़हरा को उठाने की कोशिश की, लेकिन इसने कहा, भैया मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं चल सकती हूँ। और ये कौन है? भैया जुबैर, मुझे माफ करना, मैं पहचान न सकी। जुबैर ने कहा, नन्ही बहन, तुम अपने भाइयों को बहुत परेशान करती हो, अब चलो, हमें तुम्हारी मरम पट्टी करनी है। चंद कदम चलने के बाद इन्हें साद नजर आया। वो झुक झुक कर मैदान में पड़ी हुई लाशें देख रहा था। खालिद ने उसे आवाज दी, चाचा किसे ढूंढ रहे हो? हम इसी तरफ है। वो भागता हुआ इसके करीब आया और बेकरार होकर बोला, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कहाँ थे? खालिद ने हंसते हुए जवाब दिया, हम आपको तलाश कर रहे थे। हाँ, तुम मुझे तलाश कर रहे थे, चोर कहीं के। नाहिद से पूछो मैं किस कदर परेशान था। नाहिद ने कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, हमने मैदान के सिर्फ एक चक्कर लगाया और ये शायद 3 चक्कर लगा चुके हैं। साद ने कहा, सिर्फ इसी मैदान में नहीं, मैं तो आसपास की तमाम पहाड़ियों पर भी ख्वार होकर आया हूं। तुमने आवाज तो दी थी होती, मेरा तो गला भी बैठ गया। खालिद ने कहा, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, वरना मैं जवाब जरूर देता। साद ने कहा, इन जख्मियों की चीखों पुकार में किसी की आवाज सुनाई भी कब देती है? ये लोग बातें करते हुए किले के दरवाजे के करीब पहुंचे तो आहिस्ता से साद के कान में कुछ कहा। वो चंद बार सर हिलाने के बाद नासरुद्दीन से मुखातिब हुआ, मैं अलैदगी में आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। नासरुद्दीन ने इसके साथ चंद कदम चलने के बाद रुककर कहा, कहिए क्या इरशाद है? साद ने आसपास जमा होने वाले सिपाहियों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं। नासरुद्दीन ने, बहुत अच्छा, जहां चाहो चले चलो। किले के दरवाजे से कुछ 500 कदम दूर जाकर साद ने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा, आप भी बैठ गए। नासरुद्दीन इसके सामने दूसरे पत्थर पर बैठ गया। साद ने कहा, पहले आप यह वादा करें कि आप मेरी बात सुनकर मेरे सर फोड़ने के लिए तैयार तो नहीं होंगे जाएंगे? नासरुद्दीन ने जवाब दिया, अगर कोई सर फोड़ने वाली बात हुई तो जरूर फोड़ूंगा। साद ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बात तो ऐसी कोई नहीं, लेकिन पराये हाथों का क्या एतबार। अच्छा, मैं कह ही देता हूं। बात यह है कि माया नहीं, नहीं ज़हरा आपकी बहन है, मेरे लिए भी वो बेटी से कम नहीं। खालिद भी मुझे बहुत अजीज है, लेकिन अपने बेटे की तरह, और इससे आगे मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं। मुझे डर है कि आप खफा हो जाएंगे। नासरुद्दीन ने कहा कि मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो, खालिद और ज़हरा की शादी कर दी जाए। हाँ, खुदा तुम्हारा भला करे, मैं यही कहना चाहता था, बस इसी बात के लिए मुझे यहां तक घसीट लाए हो। साद ने जवाब दिया, मुझे यह ख्याल था कि अगर आप बिगड़ कर मेरी दाढ़ी नोचने पर आमादा हो जाए तो मेरे दूसरे हमारा तमाशा न देखें। नासरुद्दीन ने जवाब दिया, मैं हैरान हूं कि आप मुझे इस कदर बुरा ख्याल क्यों करते हैं। मुझे गंगू से नफरत थी, लेकिन साद के मेरे दिल में वही इज्जत है जो एक राजपूत के दिल में आपके बाप के लिए होनी चाहिए। आप जिस वक्त चाहें इनसे शादी कर सकते। साद ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि अभी हो जाए, लेकिन ज़हरा जख्मी है। साद ने चौंक कर सवाल किया, ज़हरा जख्मी है? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? चलो चले। नासरुद्दीन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, इसका जख्म बिल्कुल मामूली है और ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं, आज कल तक करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।